ओके, सो चलिए अब हम बात करते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट क्या है? देखो नॉर्मल सा अपन ने एक फोर्स का जो फॉर्मूला था वो डिराइव किया था, ठीक है, कि किस किस चीजों पर ग्रेविटेशनल फोर्स डिपेंड करता है, किस हिसाब से उसका फॉर्मूला आया था। हमने देखा था कि फोर्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मासेस, ठीक है, जो दो मास है। देखो ग्रेविटेशनल फोर्स, पहली बात ये ध्यान रखना है कि अर्थ सिर्फ अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं लगाती है, वो सारे मासेस मतलब सारी ऑब्जेक्ट, सारी बॉडीज जिनके पास मास है उनके बीच में ग्रेविटेशन फोर्स लगता है, ठीक है। उनके बीच में जो फोर्स लगता है उसको ग्रेविटेशनल फोर्स कहा जाता है। तो वो, ठीक है, तो फोर्स जो लगता है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? मासेस m1 m2, ठीक है, और जो उनके बीच की जो डिस्टेंस है उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहता है, उसके स्क्वायर के डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहता है, ठीक है। और ये डिस्टेंस कौन सी? उन दोनों के सेंटर्स को ज्वाइन करने वाली जो लाइन रहती है वो ही डिस्टेंस, वो जो उस लाइन की जो लेंथ रहेगी वही डिस्टेंस रहेगी, इसको हम आर से डिनोट करते हैं, तो आर स्क्वायर, ठीक है। तो हमने ये प्रोपोर्शनलिटी साइन जब हटाया था तब हमारा आया था यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो क्या आया था? F इज इक्वल टू, जिसको हम कैपिटल G से डिनोट करते हैं, किसको? यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट को, m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। तो G, ठीक है, तो G को अब हमको पढ़ना है। ये उसके बारे में अगर और जानना हो ये फोर्स के बारे में, तो जो ग्रेविटेशन के नाम से एक लेक्चर डला है 5-7 मिनट का, उसको जरूर देखें, ठीक है। वो नहीं देखा हो तो उसको पहले देख ले, उसके बाद ये देखें, ठीक है। तो हम ये कैपिटल G पे बात करने वाले हैं कि यार इसकी वैल्यू, क्योंकि पहली बात तो ये कांस्टेंट है। कांस्टेंट का मतलब ही क्या होता है? सबसे पहले तो ये जान लेते हैं, कांस्टेंट जो कि हर जगह कांस्टेंट रहे, मतलब कांस्टेंट है। जैसे फोर्स कांस्टेंट है क्या? नहीं, ये वेरी करता है, क्योंकि ये डिपेंड करता है मासेस के ऊपर और उनके बीच की डिस्टेंस के ऊपर ये डिपेंड करता है फोर्स, तो इसलिए कांस्टेंट नहीं, ये वेरी करता है, तो ये वेरिएबल है, ठीक है। पर G जो है उसको हम अगर कांस्टेंट ही बोल रहे हैं, और कांस्टेंट है ही वो, क्योंकि प्रोपोर्शनलिटी साइन जब जब हटेगा तब तब एक कांस्टेंट आता है, उसकी एक फिक्स्ड वैल्यू रहती है। तो उसकी एक फिक्स्ड वैल्यू कैसे निकालेंगे वो भी देखेंगे हम, ठीक है। तो ये G जो है ये कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट मतलब क्या? कि ना तो वो मासेस पे डिपेंड करेगा, ठीक है, समझना, बात को ध्यान से सुनना, चाहे वो कितने बड़े ऑब्जेक्ट हो, चाहे वो कितने छोटे ऑब्जेक्ट हो, उनके मासेस पर डिपेंड नहीं करेगा G, ठीक है, और उनके बीच की डिस्टेंस पर भी डिपेंड नहीं करेगा, ठीक, ओके। सो अब G की अगर हमको वैल्यू निकालना हो तो कैसे निकाले? तो क्या करेंगे हम यहाँ पे G की वैल्यू के लिए कि जो मासेस हैं उनको हम 1 kg कर देते हैं और उनके बीच की डिस्टेंस जो रहती है 1 मीटर पे रख देते हैं, ठीक है। ये क्या हुआ था कि ये एक्सपेरिमेंट हुआ था लैब के अंदर, ठीक। तो जो हमारा फोर्स है उस इज इक्वल्स टू G और मासेस हमने 1 कर दिए, 1 × 1 अपॉन 1 का स्क्वायर, ठीक है। सब कुछ 1 कर दिया तो ये सब हो गया 1। तो फोर्स इज डायरेक्ट इज इक्वल्स टू G। मतलब क्या कि जब हम 1-1 किलो के 2 मास लेते हैं, उनको 1 मीटर की डिस्टेंस पे रखते हैं, ठीक। तो 1 मीटर की डिस्टेंस पे जब हम रखते हैं 1-1 किलो के मास को, तो जितना फोर्स, जितना ग्रेविटेशनल फोर्स उनके बीच में लगेगा, वही हमारा यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जो रहता है कैपिटल G, उसकी वैल्यू वही होगी जो कि फोर्स होगा, ठीक। तो इसको लैब में निकाला था और इसकी वैल्यू आई थी 6.67 × 10⁻⁻11। अब बात करें यूनिट की, तो सर यूनिट कैसे निकाले? तो G को एक तरफ रहने दो, बाकी सब, क्योंकि यूनिट यहीं से निकलेगी फॉर्मूले से। ये नहीं कि सर अपन ने इसको तो 1 रख दिया, भले ही 1 रख दिया, पर इनकी यूनिट तो है 1 kg, इसको 1 मीटर, ओके। तो उनकी डिस्टेंस भी है, उनके मासेस भी है, तो यहां पे हम पहले G को एक साइड रहने देते हैं। जब भी आपको यूनिट निकालना हो तो जिसकी भी यूनिट चाहिए आपको, उसको एक तरफ कर लो, बाकी सबको एक साइड लेके चले जाओ। तो G को हमने एक साइड रहने दिया, बाकी फोर्स ये ऊपर चले जाएगा इंटू r² अपॉन m1 m2, ओके। चलिए, तो फोर्स की होती है न्यूटन, R जो है कि मीटर में है, तो R का स्क्वायर मतलब मीटर स्क्वायर, और जो मास है वो किलोग्राम, ये भी किलोग्राम, तो किलोग्राम का स्क्वायर, क्योंकि मासेस है, मासेस दोनों ही किलोग्राम होंगे, ओके। ऐसा तो नहीं है कि एक मास है तो एक मास m1 है, दूसरा मास m2 है, तो दोनों की अलग अलग यूनिट रहेगी। ये गलती कभी मत करना, यूनिट हमेशा सेम रहती है, मास है तो किलोग्राम में लिया जाएगा, ओके। तो किलोग्राम स्क्वायर, बात समझ में आ गई? न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन किलोग्राम स्क्वायर, ओके। सो इसकी यूनिट क्या आ जाएगी? न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन किलोग्राम स्क्वायर।
बात समझ में आ गई। तो सबसे पहली बात 3 पॉइंट तो ये ध्यान रखना है कि जो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है ये किसी पर डिपेंड नहीं करता, ना कि मासेस पर, कितना मास है, क्या है, कितना बड़ा है, कितना छोटा है, कोई मतलब नहीं है। उसके बाद उनके बीच की डिस्टेंस पर कभी मैटर नहीं करेगा, ये डिस्टेंस इसके लिए मैटर नहीं करती है। और किस मीडियम में बात हो रही है, ठीक है, सेलेस्टियल है, टेरेस्ट्रियल है। टेरेस्ट्रियल मतलब क्या है कि जो कि अर्थ पे ऑब्जेक्ट है, ठीक है, जो अर्थ पे है उनको टेरेस्ट्रियल कहा जाता है। सेलेस्टियल जो कि स्पेस में है, ओके। सो स्पेस में हो चाहे अर्थ पे हो, ओके, तो उन ऑब्जेक्ट्स पर मतलब कहीं ना कहीं भी ये अफेक्ट नहीं होगा। जी जो है कैपिटल जी हमारा यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ये कभी भी अफेक्ट नहीं होगा, इसकी वैल्यू एज इट इज यही रहेगी, ओके। सो इसकी वैल्यू आई 6.67 इंटू 10⁻⁻11, ओके। जब ये एक उसमें रखा गया, लैब में रखे गए 2 मास 1-1 किलो के 1 मीटर के डिस्टेंस पे, तो हमको पता चली जो फोर्स था उनके बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स जो आ रहा था वो क्या कर रहा था कि स्प्रिंग बैलेंस लिया था, वो स्प्रिंग में ट्विस्ट आया था और ट्विस्ट के हिसाब से उन्होंने फोर्स फाइंड किया था। तो वो फोर्स जो है कि किसके इक्वल आ गया, वो हमारे कैपिटल जी के इक्वल, और हमको कैपिटल जी की वैल्यू फाइंड हुई 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन kg स्क्वायर, ओके। तो ये होता है हमारा यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो बस इसकी इतनी सी कहानी है, हर जगह इसको यही लेना है, चाहे स्पेस में बात कर लो, चाहे अर्थ में बात कर लो, कहीं पे भी बात कर लो, ये हमेशा फिक्स रहेगा। और ये होती है इसकी कहानी। बाकी हमारा फोर्स जो है वो अच्छे से समझाया मैंने लास्ट लेक्चर में, उसको एक बार जरूर देख लेना, मासेस पर और जो उनके बीच की जो डिस्टेंस है जो इनके सेंटर्स को ज्वाइन करती है उस पर डिपेंड करता है, एक बार वो वीडियो देख लेना। तो थैंक यू सो मच।